अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम खुरम शहजाद सियाल है। सिटी कॉलेज मरियम कैंपस जिन्ना कैंपस मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट से मेरा ताल्लुक़ है। तो बच्चों, ये लेक्चर जो हम शुरू करने जा रहे हैं इसका नंबर 12 है, लेक्चर नंबर 12, और इसमें हमने डिस्कस करने चैप्टर नंबर 13 + 14। तो प्रीवियस लेक्चर जो हमारा 11 था उसमें हमने चैप्टर नंबर 11 और 12 डिस्कस किए थे। उम्मीद है वो आप लोगों ने कर लिए होंगे, उनकी प्रैक्टिस भी आप लोगों ने कर ली होगी, और जो प्रॉब्लम्स आपको मज़ीद आई होंगी वो आपने अपने मुतल्लिका जो टीचर्स हैं उनके साथ शेयर भी कर लिए होंगे। अब बच्चों शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 13 को। पहले देखते हैं 13 और 14 में से आपके सिर्फ 3 MCQs आने हैं, तो आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से करना है। और 13 में से जो है MCQs आएंगे वो किस टाइप के होंगे वो मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा सा सीधा सी बात है। 13.1 एक्सरसाइज, उसमें से सारे क्वेश्चन MCQs वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के 2 जो है उसमें भी वो आपको लेफ़्ट साइड दे के राइट साइड पूछ सकता है, राइट साइड देकर और लेफ़्ट साइड पूछ सकता है। तो इस तरह से कुछ एग्जांपल्स हैं जिनकी स्टेटमेंट्स आप लोगों को बच्चों याद होनी चाहिए। और इसी तरीके से फिर 12.3 के जो क्वेश्चंस हैं उनमें जो छोटे 12.2 के जो छोटे छोटे सवाल हैं लेफ़्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड, जिनमें ख़ास तौर पर फार्मूलाज अप्लाई होते हैं, वो इम्पोर्टेंट हैं। तो फार्मूलाज जो है 13.2 के 6-7 फार्मूले दिए हुए हैं, वो आपको अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। उसमें मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो बाकी ये टेंशन कोई नहीं है। अब देखें, जैसे यहाँ पे हम शुरू करते हैं जी बच्चों। MCQ नंबर 1 जो है चैप्टर नंबर 13 का, MCQ नंबर 1 में लिखा हुआ है tan इनवर्स A + tan इनवर्स B। तो बच्चों tan इनवर्स A + tan इनवर्स B जो है इसको क्या लिखा जाएगा? ये लेफ्ट हैंड साइड है और इसकी राइट हैंड साइड बाय यूजिंग द फार्मूला ये बराबर होगा tan इनवर्स A + B ओवर 1 - A × B। तो ये बच्चों हमारे पास फार्मूला बनता है जी tan इनवर्स A + B ओवर 1 - AB। चार्ली ऑप्शन जो है इसका आंसर होगा। चार्ली ऑप्शन को हम टिक करेंगे। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 2। इसमें लिखते हैं जी साइन इनवर्स। ये फिर वो फार्मूला लिखा हुआ है बच्चों। ये साइन इनवर्स A + साइन इनवर्स B का फार्मूला है, अल्फ़ा ऑप्शन बनेगा। इसके बाद बच्चों आप लोगों ने जो अच्छे तरीके से याद करना है वो चैप्टर नंबर 13 के अंदर एक टेबल दिया हुआ है जिसमें फंक्शंस के इनवर्स फंक्शंस की डोमेन और रेंज बताई हुई है। प्रिंसिपल फंक्शंस उनको कहा जाता है। तो उनकी डोमेन और रेंज का जो टेबल है बच्चों वो आपने लोगों ने याद करना है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है जी क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, इसमें उसने लिखा हुआ है y = sin x इज कॉल्ड प्रिंसिपल साइन फंक्शन फॉर रिस्ट्रिक्टेड डोमेन। अब साइन फंक्शन की जो डोमेन होती है वो बच्चों हम लोग क्या करते हैं, रिस्ट्रिक्ट करते हैं। और उसकी जो रिस्ट्रिक्टेड डोमेन होती है वो -π/2 < x < π/2, ये इसकी रिस्ट्रिक्टेड डोमेन होती है। तो लिहाजा अल्फ़ा ऑप्शन जो है इसका आंसर आएगा। अब जिस बच्चे ने ये टेबल याद किया हुआ है, जिसको पता है कि प्रिंसिपल फंक्शन की डोमेन रिस्ट्रिक्टेड क्या होती है, वो तो इसका आंसर कर पाएगा। जिसने टेबल याद नहीं किया हुआ तो डेफिनेटली वो इसका आंसर जो है वो नहीं कर पाएगा। अब इसी तरीके से नेक्स्ट अगर मैं MCQ नंबर 4 को बच्चों देखूं तो MCQ नंबर 4 में मेरे पास यहाँ पर एक रिज़ल्ट लिखा हुआ है, एक क्वेश्चन लिखा हुआ है जी कॉस साइन इनवर्स 1/√2। तो बच्चों जब आप MCQs को सॉल्व कर रहे होते हैं तब आपको फिर वो लॉन्ग मेथड जो क्लास में एक्चुअली हम लोग करवाते हैं टीचर्स आपको, वो मेथड नहीं करना होता। यहाँ पे सीधा सीधा डायरेक्ट मेथड करना होता है। जान छुड़वानी है क्योंकि एग्जामिनर को तो नहीं पता ना MCQs पे आपने कौन सा मेथड लगाया। तो आप लोगों ने जस्ट लिखना है कॉस साइन इनवर्स 1/√2 45 डिग्री के इक्वल होता है, और कॉस 45 डिग्री अगेन 1/√2 के बराबर आता है। सो दिस इज़ द आंसर। तो यहाँ पे देखें 1/√2 अल्फ़ा ऑप्शन में लिखा हुआ है। सो अल्फ़ा ऑप्शन इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। इसी तरीके से बच्चों नेक्स्ट हमारे पास tan की डोमेन पूछी गई है 5वें MCQ में, वो आप लोग टेबल से देख कर बताएंगे। और इसी तरीके से सारा रेंज ऑफ कॉस इनवर्स MCQ नंबर 10 है बच्चों। इसमें देखिएगा MCQ नंबर 10 में रेंज ऑफ कॉस इनवर्स आपसे पूछा गया। तो कॉस इनवर्स की जो रेंज होती है वो क्या होती है बच्चों? कॉस इनवर्स की जो रेंज होगी वो आपके पास होगी 0 से लेकर π तक। ये हो जाएगी 0 to π। अल्फ़ा ऑप्शन जो है इसका आंसर बनेगा। कॉस इनवर्स की रेंज ये होगी। तो इसको आपने ज़हन नशीन करना है। और MCQ नंबर 12 है बच्चों। 12 में यहाँ पर लिखा हुआ है tan इनवर्स -1। तो बच्चों यहाँ पर
ये tan और tan इनवर्स एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो -1 बच्चों इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये आपके पास डेल्टा ऑप्शन बनेगा बच्चों इसका MCQ नंबर 12 का आंसर। और मज़ीद 14 में फार्मूला लिखा हुआ है और MCQ नंबर 15 में लिखा हुआ है साइन इनवर्स 0 जो है वो इक्वल टू बीटा है। तो हमारे पास आंसर क्या होना चाहिए, बीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो ज़ाहिरी बात है साइन इनवर्स 0 जो है वो 0 के बराबर होता है, तो लिहाजा बीटा की वैल्यू 0 आनी चाहिए, अल्फ़ा ऑप्शन बनेगा इसका। इसके बाद बच्चों MCQ नंबर 16 बहुत सिंपल सा है। ये आपका क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, 13.2 से ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट उठाई हुई है। तो ये लिखा हुआ है जी हमारे पास tan साइन इनवर्स x इज इक्वल टू। तो बच्चों आप लोगों को मालूम है कि tan को क्या लिखा जा सकता है, tan को लिखा जा सकता है साइन और एंगल में आ जाएगा साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय हो जाएगा कॉज और नीचे आ जाएगा हमारे पास एंगल में साइन इनवर्स x। तो बच्चों ये तो ऊपर से हो जाएंगे कैंसिल, तो ऊपर बच जाएगा x डिवाइडेड बाय। अब ज़रा देखें आपको मतलब मज़ीद अगर नीचे आप फार्मूला ना भी लगाएं तो आपको आंसर का तो पता चल रहा है ना। तो चार्ली ऑप्शन में ऊपर x आ रहा है, तो इसका मतलब है चार्ली ऑप्शन जो है इसका आंसर बनेगा। मज़ीद अगर आगे जाएंगे तो टाइम वेस्ट करने वाली बात है। आंसर बहरहाल हमारे पास आ चुका है। अगर हाँ किसी और ऑप्शन में भी x आया हुआ होता तो फिर मजबूरी बन जाती सवाल को हल करने के लिए, वरना चार्ली ऑप्शन आंसर है। नेक्स्ट आते हैं बच्चों, और कौन सा क्वेश्चन है जी, हाँ जी MCQ नंबर 18 है। ये भी आपकी बुक के अंदर 13.2 के क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखी हुई है और ये रिज़ल्ट भी है। इस रिज़ल्ट को आपने याद भी रखना है कि कॉस इनवर्स माइनस x जो होता है ये पाई माइनस कॉस इनवर्स x के बराबर होता है। तो इसका आंसर जो बनेगा बच्चों अल्फ़ा ऑप्शन बनेगा। तो इसको आपने याद रखना है, ये फार्मूला है आपकी बुक के अंदर दिया हुआ है। जी बच्चों, और नेक्स्ट क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई ऐसी बात है जो आपको मुश्किल करे। तो क्वेश्चन नंबर 24 पे देखते हैं जी 24 में कौन सा MCQ है। 24 में लिखा हुआ है जी tan इनवर्स 1/2 प्लस लिखा हुआ है tan इनवर्स 1/3। तो डियर स्टूडेंट्स आपने इसको कैलकुलेट करके इसका आंसर बताना है। तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा, देखिए वो होगा जी हमारे पास tan इनवर्स, फार्मूला यूज़ कर लेंगे tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B का। तो 1/2 प्लस 1/3 ओवर 1 माइनस 1/2 1/3। बच्चों ऊपर भी एलसीएम लेंगे तो 5/6 आएगा, नीचे एलसीएम लेंगे तो 5/6 आएगा। दोनों 5/6 एक दूसरे को कैंसिल करके 1 हो जाएंगे और tan इनवर्स 1 जो है ये π/4 के बराबर होता है। तो लिहाजा इसका जो आंसर होगा बीटा ऑप्शन आंसर होगा। जी बच्चों क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई ऐसा कोई मुश्किल कहानी कोई और है। MCQ नंबर 35 बच्चों ये ज़रा देखिएगा, ये एक एग्जांपल है 13.1 से पहले उसका एक हिस्सा दिया हुआ है कि π/2 माइनस साइन इनवर्स x, ये किसके इक्वल होता है जी बच्चों, ये कॉस इनवर्स x के इक्वल होता है। ये 3 एग्जाम्पल्स के पार्ट हैं, ये तीनों पार्ट आप लोगों को याद होने चाहिए। तो इनको आप लोगों ने अच्छी तरह से समझना है, याद करना है। बाकी सिंपल हैं, बाकी में MCQ नंबर 41 मुझे लगा है कि शायद थोड़ा सा इसको डिस्कस करना चाहिए, लेकिन ये भी इसमें कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। ऐसी बात कोई नहीं है कि जो समझ ना आ सके। कॉस π/6 पे ऑपरेट हो रहा है और साइन इनवर्स फिर उस पर ऑपरेट होगा। तो आंसर बताना है क्या है बच्चों। यहाँ पर देखो साइन कॉस π/6 यानी ये बनता है 30 डिग्री। तो कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। अब साइन इनवर्स √3/2 का आंसर हो जाएगा हमारे पास π/3 यानी 60 डिग्री पे साइन इनवर्स कैलकुलेट होता है। तो π/3 सूरत में बच्चों आपको आंसर हासिल होगा। अब π/3 का जो ऑप्शन है वो डेल्टा में लिखा हुआ है, सो डेल्टा इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। तो मेरा ख्याल है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा चैप्टर नंबर 13। बाकी आपसे हो जाना है, बहुत ईजी है। मतलब मुझे खुद ज़ाती तौर पर इसमें वो कोई नई चीज़ नज़र नहीं आ रही, तो इसलिए शायद मुझे लग रहा है कि ये जो है ना
बहुत आसान है। तो कुछ दोस्तों को ये नहीं भी आसान लग रहा होगा और वो सोच रहे होंगे सर हमें तो अलामा समझ रहे हैं। नहीं बच्चों, आप लोग अलामा हैं। अगर आप मेहनत करते हैं, अपना वक्त अच्छे तरीके से गुजारते हैं, अपना सही प्रैक्टिस करते हैं, तो आप डेफिनेटली अलामा हैं बच्चों आप लोग। तो आप थोड़ी सी एफर्ट करेंगे, आपसे बड़े आसानी से हो जाएंगे, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है जी बच्चों। चैप्टर नंबर 14 के हवाले से इसमें 2-3 MCQs ही हैं जो मतलब चैप्टर के अंदर से भी अगर देखे जाए ना तो वही 2-3 MCQs हैं जो बार बार रिपीट होते रहते हैं, और ये वैल्यूज़ ही हैं आम हालात में जिनको हम इस्तेमाल करते हैं। देखिए चैप्टर नंबर 14 में मेरे पास पहला MCQ लिखा हुआ है जी, साइन x इज़ इक्वल टू √3/2 देन रेफरेंस एंगल। तो ज़ाहिरी बात है MCQ नंबर 1 इसमें आपके पास लिखा हुआ है बच्चों साइन x इक्वल टू √3/2। तो रेफरेंस एंगल आपसे पूछा जा रहा है, आप लिखोगे x इज इक्वल टू साइन इनवर्स √3/2, और साइन इनवर्स √3/2 किसके बराबर होगा हमारे पास π/3 के बराबर आंसर आ जाएगा। बीटा ऑप्शन बच्चों बनेगा। रेफरेंस एंगल में तो आपको पता है ना कि अगर माइनस होता तो हम उसको क्या कर देते थे, इग्नोर कर देते थे। ये सारी बातें आप लोगों को आपके टीचर्स ने बहुत अच्छे तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह सिखाई हुई हैं। आपके सारे टीचर्स जो हैं वो बहुत काबिल हैं, बहुत कॉम्पिटेंट हैं, मतलब बहुत अच्छी काम करते हैं, मेहनत से काम करते हैं, आप लोगों के साथ सिंसियर हैं। तो आपको डेफिनेटली उनको रिगार्ड देना चाहिए, उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, और अपने टीचर्स के साथ बच्चों कनेक्ट रहिए, उनके साथ डिस्कशन में रहिए, ताकि जो भी आपके मुश्किल मामलात हों उनमें वो आपकी हेल्प कर सकें। तो नेक्स्ट अब यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 है। ये बच्चों सिर्फ आप लोगों की सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहा हूँ, वरना इसमें कोई मुश्किल बात नहीं, सारे आप लोग कर चुके हुए हैं। 1 + cos x इज़ इक्वल टू 0, ये एग्जाम्पल है दी हुई आपको। तो एग्जाम्पल के हवाले से हम यहाँ पर लिखते हैं जी cos x इज़ इक्वल टू -1, x इज़ इक्वल टू cos इनवर्स -1। तो यहाँ पे x का जवाब आ जाएगा पाई। इस क्वेश्चन के लिए बच्चों आप लोगों ने रेफरेंस एंगल कैलकुलेट नहीं करना, आपने वो क्वाड्रेंट नहीं तलाश करने, कुछ नहीं करना। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है क्वाड्रेंटल एंगल। तो बच्चों जब किसी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का जो आंसर है वो क्वाड्रेंटल एंगल आ रहा हो तो फिर आपको वो 3 स्टेप जो है वो करने की ज़रूरत नहीं होती। 3 स्टेप हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमें उस इक्वेशन के ऊपर डाउट होता है कि इसका जवाब फर्स्ट क्वाड्रेंट में फॉल कर रहा है या सेकंड में कर रहा है, सेकंड में कर रहा है या थर्ड में कर रहा है। तो उसमें डाउट होता है, जहाँ पे डाउट होता है वहाँ पे हम 3 स्टेप्स करते हैं। जहाँ पे कन्फर्मेशन होती है क्वाड्रेंटल एंगल आ रहा होता है, यानी 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री क्वाड्रेंटल एंगल आ रहा होता है, तो उसमें फिर हम 3 स्टेप्स फॉलो नहीं करते। अब इसी तरीके से यहाँ पे पूछता है जी जनरल सोल्यूशन ऑफ साइन x इज इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ पे MCQ नंबर 8 है, साइन x जो है वो 0 के इक्वल है, और हमें इसका क्या बताना है? जनरल सोल्यूशन बताना है। तो जब जनरल सोल्यूशन बताना है तो हमें पता है कि x इज इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। 0 में आपने साइन का जर्नल पीरियड ऐड करना है 2n π। तो इसका मतलब इसका जो सोल्यूशन सेट बनेगा वो बनेगा 2n π जस्ट। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो जनरल सोल्यूशन ऑफ साइन x, इसमें बच्चों इसका आंसर जो है वो 2n π होना चाहिए था। तो यहाँ पे उसने ऑप्शन कोई नहीं दिया हुआ, तो बहरहाल आप इसको कंसिडर कर लें, मतलब बीटा ऑप्शन में 2n π लिख दें तो ये आपका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जी हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 12 ज़रा देखिएगा, इसी के मुतालिक पूछा हुआ है MCQ नंबर 7 के मुतालिक बच्चों। अब MCQ नंबर 7 के मुतालिक उसने क्या पूछा? उसने कहा जी सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन 1 + cos थीटा इज इक्वल टू 0 आर इन क्वाड्रेंट। ज़ाहिरी बात है ये तो क्वाड्रेंटल एंगल है भाई, इनमें से तो कोई भी किसी भी क्वाड्रेंट में नहीं जाएगा। तो नन ऑफ दीज इसका जो है वो आंसर बनेगा। डेल्टा ऑप्शन जो है वो चैप्टर MCQ नंबर 12 का आंसर होगा। हाँ जी बच्चों, एक MCQ नंबर 21 हमें दिया हुआ है, इसको ज़रा देखेंगे। 21 MCQ, इसमें लिखा हुआ है साइन x इज इक्वल टू cos x, और हमें x की कीमत बतानी है क्या होगी। तो बच्चों कॉमन सेंस की बात है कि अगर
हमारे पास साइन एक्स और कॉस एक्स 45 डिग्री पे बराबर होते हैं, क्योंकि साइन 45 1/√2 होता है, कॉस 45 1/√2 के बराबर होता है, तो लिहाजा वैसे तो इसका आंसर है जी अल्फ़ा। लेकिन अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ तो कॉस एक्स को नीचे ले जाके डिवाइड करेंगे, tan x बराबर हो जाएगा 1 के, और x बराबर हो जाएगा tan इनवर्स बचो 1, और ये बराबर हो जाएगा 45 डिग्री। तो लिहाजा अब ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो वरना आप कैलकुलेट डायरेक्ट भी कर सकते हैं। MCQ नंबर 22 में लिखता है एन इक्वेशन कंटेनिंग एटलीस्ट वन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज कॉल्ड, जाहिर सी बात है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कहलाएगी बच्चों, डेल्टा ऑप्शन है। बच्चों MCQs बार बार रिपीट हो रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई ऐसी बात मज़ीद है जो आपको समझानी पड़े जिसके ऊपर टेंशन हो। तो मेरा ख्याल है आप इसको खुद कीजिएगा। तो जो मैक्सिमम बातें थी वो आपके साथ शेयर हो चुकी हैं, तो बहुत आसान है, आप लोग थोड़ी सी एफ़र्ट कीजिएगा, अल्लाह खैर करेगा। तो इंशाअल्लाह मेरी तरफ से इस वक्त बुक के जितने भी MCQs थे वो पास पेपर के हवाले से तमाम चैप्टर वाइज मैंने कंप्लीट कर दिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में जो भी मैनेजमेंट की तरफ से असाइनमेंट दी जाएगी फिर उस पर काम करेंगे। फ़िलहाल आपके A+ सीरीज़ के जो नोट्स हैं MCQs वाइज बच्चों ये कंप्लीट हो चुके, और ये मैं चाहूँगा कि आप लोग लाजमी इस पे काम करें और अपने 100 मार्क्स जो वो इंश्योर करें। ठीक है, थैंक यू बच्चों। नेक्स्ट जो भी प्लान होगा उस तक के लिए अल्लाह हाफिज़।